नमस्कार दोस्तों, आरोहण कक्षा में आज हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य प्रकरण पढ़ने के बाद हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसकी पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा, काल विभाजन से संबंधित कुछ प्रश्न, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल से संबंधित प्रश्न हमने पूछे थे और वो प्रश्न पढ़े थे। आज की प्रश्नोत्तरी, आज हम पुनः हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तरी का दूसरा भाग लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं और आज हम उसको पढ़ेंगे और उसमें लगभग अधिकांशतः आधुनिक काल के प्रश्न होंगे और कुछ रीतिकाल, भक्तिकाल के भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रश्न आधुनिक के ही होंगे, लेकिन हाँ, अधिकांश प्रश्न आधुनिक काल के होंगे। जैसे पिछली क्लास में अधिकांशतः भक्तिकाल और रीतिकाल आदिकाल से थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये प्रश्नोत्तरी और यहाँ देखते हैं कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है। हम अपनी परीक्षा की तैयारी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की आलोचना पद्धति के समर्थक थे। आलोचनात्मक, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं कि हिंदी इतिहास लेखन की 6 पद्धतियां होती हैं। 6 पद्धतियों के बारे में हमने बताया था, जो जैसे कि पहले तो ये आलोचनात्मक पद्धति हो गई और यही एक ऐसी पद्धति है कि जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया। सर्वसम्मति से इसे स्वीकारा नहीं गया। ये प्रश्न हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो ये है आपकी हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की पद्धतियां। दूसरी, वर्णानुक्रम पद्धति। देखिए, ये तो रामकुमार वर्मा की है, दिख ही रहा है। ये है आपकी गारसा दातासी की, पिछली कक्षा में बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। तीसरी है आपकी कालानुक्रम। ये है ग्रियर्सन की, जिन्होंने काल के अनुसार बताया। और उसके बाद है आपकी वैज्ञानिक पद्धति, जो है गणपति चंद्रगुप्त की। और विधेयवादी पद्धति रामचंद्र शुक्ल। और छठवीं है समाजशास्त्री। ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके प्रवर्तक हैं। तो इस तरह से ये 6 हैं जिसमें आलोचनात्मक पद्धति को स्वीकृत नहीं किया गया। देवी प्रसाद मुंसिफ द्वारा लिखित कवि रत्नमाला में कहाँ के कवियों का वर्णन है? राजस्थान के कवियों का वर्णन है। कि देवी प्रसाद मुंसिफ राजस्थान के ही आलोचक हैं। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास गणपति चंद्रगुप्त का नहीं है, तो यही गलत है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ये रचना है किशोरी लाल गुप्त, जो कि ग्रियर्सन की मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि अंग्रेजी भाषा में रचना थी, उसका हिंदी अनुवाद है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। रीतिकाल का प्रिय छंद कवित्व और सवैये। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती में किस भाव का वर्णन है? राष्ट्रीय भावना सर्वोपरि है और राष्ट्रीय भावना के कारण ही, चूंकि देशभक्ति की भावना थी, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का इसमें आह्वान किया गया था, इसीलिए मैथिली शरण गुप्त की यह रचना भारत भारती को अंग्रेजों द्वारा
जब्त कर लिया गया था। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह फांसी। बाकी ये इनकी कहानियां हैं तीनों। नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम महिला महादेवी वर्मा, क्योंकि बाकी जो लेखिकाएं हैं महाश्वेता, शिवानी और बंग महिला। बंग महिला तो खैर बहुत पहले है, लेकिन इसने तो बंग महिला ने तो धुलाई वाली कहानी लिखी थी, महिलाओं का कोई उसमें नहीं था, वो बंगाली थी, इनकी कहानी धुलाई वाली थी। लेकिन महादेवी वर्मा ने सबसे पहले महिलाओं के ऊपर लिखा। प्रेरणा किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। और प्रेमचंद की कहानियां उनके मानसरोवर में संकलित हैं। मानसरोवर भाग 4 में ये प्रेरणा कहानी है। ये मानसरोवर जो है 8 भागों में प्रकाशित है। 8 भाग हैं इसके, और 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां संकलित हैं। कुल मिलाकर उनकी किसी में 30, किसी में 35, किसी में 37, किसी में 27, किसी में 26, किसी में 22, किसी में 21, इस तरह से करते करते टोटल 300 से ऊपर उनकी कहानियां हैं। ये 8 भागों में प्रकाशित हुआ है, और प्रेरणा जो कहानी है इनकी मानसरोवर के 8वें भाग में प्रकाशित हुई है। प्रेमचंद का मानसरोवर कितने भागों में है? 8 भाग। बता ही दिया है आपको। युद्ध यात्रा सत्यनारायण का यात्रा व्रत है। आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव अविनाश चंद्र ने माना था। स्ट्राइक एकांकी है। यही सच है किसकी कहानी है? मन्नू भंडारी की। हवा में तैरते हुए यात्रा व्रत है रामदरस मिश्र। राह बीती किसकी रचना है? यशपाल। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित। इसे हम रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की कहानी है। इंशाअल्लाह खां की कहानी है, आधुनिक काल की कहानी है ये, लेकिन इसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। लेकिन ये मौलिक नहीं है, क्योंकि इसमें बंगाली कहानियों का प्रभाव है। हिंदी की मौलिक कहानी इंदुमती, रामचंद्र शुक्ल की, धुलाई वाली, बंग महिला की, इस तरह से बहुत सारे नाम आए, लेकिन अंत में माधव राव सप्रे की नए खोजों के अनुसार माधव राव सप्रे की कहानी मुट्ठी भर माटी, ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी गई। तो देखिए, उदयभान चरित्र, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित्र। प्रेमचंद का सेवा सदन किस उर्दू उपन्यास का अनुवाद है? देखिए, प्रेमचंद ने पहले उपन्यास उर्दू में लिखे हैं, और उर्दू में लिखने के बाद उनका हिंदी अनुवाद उनका प्रकाशित हुआ है। तो देखिए, सेवा सदन बाजारे हुस्न का अनुवाद है, ठीक है। जलवा ए सार रूठी रानी, ये रूठी रानी नाम से पहले हिंदी में प्रकाशित हुआ, और यही एक उनका उपन्यास है जो पहले हिंदी में प्रकाशित हुआ, ठीक है।
और बाद में उर्दू में प्रकाशित हुआ इसी नाम से। तो और जलवा-ए-इसार, अब देखिए जलवा-ए-इसार भी इनकी उपन्यास है जो पहले उर्दू में हुआ, बाद में हिंदी में। तो देखिए ये हिंदी में वरदान के नाम से प्रकाशित हुआ। ऐसे ही चौगाने हस्ती ये रंगभूमि के नाम से हिंदी में प्रकाशित हुआ। और इनका एक और है प्रेमा उपन्यास जो प्रतिज्ञा के नाम से, प्रेमा हालांकि उर्दू ज्यादा, हिंदी उर्दू और हिंदी मिश्रित उपन्यास है ये, लेकिन बाद में शुद्ध करके हिंदी में प्रतिज्ञा के नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, बाकी उनके मौलिक उपन्यास हैं। जलवा-ए-इसार वरदान के नाम से, रूठी रानी नाम से ही हुआ है, पहले हिंदी में बाद में उर्दू में। बाजारे हुस्न सेवा सदन के नाम से, चौगाने हस्ती रंगभूमि के नाम से, और प्रेमा प्रतिज्ञा के नाम से प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का प्रथम मौलिक उपन्यास कायाकल्प है। ये सारे इनके मौलिक उपन्यास हैं। 6 उपन्यास उनके मौलिक हैं, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, कायाकल्प, और यहाँ होगा गवन, और एक है मंगलसूत्र। ये इनके मौलिक उपन्यास हैं जो मौलिक मतलब हिंदी में ही लिखे गए हैं, हिंदी में लिखे गए मौलिक, ये अनुवाद नहीं है, हिंदी के मौलिक उपन्यास। मंगलसूत्र अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया, अधूरा उपन्यास है ये। तो देखिए प्रेमचंद का जो कायाकल्प है वो प्रथम है, ठीक है, प्रथम मौलिक उपन्यास है। और गोदान चाहे मौलिक कह लो चाहे कोई भी कह लो, इनका अंतिम उपन्यास है, क्योंकि गोदान लिखते लिखते इनकी मृत्यु हो गई थी। गोदान का प्रकाशन भी इनके पुत्र ने कराया, प्रकाशन भी इसका मृत्यु के बाद हुआ। तो देखिए इस तरह से इनके लगभग 12 उपन्यास हैं, जिसमें 6 उपन्यास इनके मौलिक हैं और 6 इनके अनुदित हैं। जिसमें अनुदित में आपको बता दिया है, सेवा सदन बाजारे हुस्न का है, वरदान जलवा-ए-इसार का है, रूठी रानी है, रंगभूमि चौगाने हस्ती का है, प्रेमा प्रतिज्ञा जो है प्रेमा का है। तो इस तरह से इनके टोटल मिला के 12 उपन्यास। बेगुनाह का खून किसकी रचना है? ये तिलिस्मी उपन्यास है। और तिलिस्मी उपन्यास के लेखक कौन है यहाँ पर? तिलिस्मी गोपाल राम गहवरी। बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है। दिल्ली का दलाल बेचन शर्मा उग्र का है, घंटा भी है, अंगूठी का नगीना नहीं है, शराबी भी इन्हीं का है, अंगूठी का नगीना बेचन शर्मा उग्र का नहीं है, ये है किशोरी लाल गोस्वामी का। किशोरी लाल गोस्वामी का।
देवयानी ठाकुर जगमोहन सिंह का नाटक है। ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब क्या है? निबंध। किसका है ये? गुलेरी का? नहीं। चलिए देखते हैं आगे। गुलाब राय का होगा। मारिस मोह कुठान किसका निबंध है? गुलाब राय। हाँ, ठलुआ क्लब भी गुलाब राय का ही है जहां तक है। हाँ, इनका ही होगा। ठलुआ क्लब भी गुलाब राय। गुलाब राय की रचना नहीं है। देखिए, ठलुआ क्लब गुलाब राय का है। मेरी असफलताएं मन, कछुआ धर्म नहीं है। कछुआ धर्म उनका है, गुलेरी का। कछुआ धर्म गुलेरी का निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हरिशंकर परसाई की रचना है सदाचार का ताबीज, क्योंकि ये हास्य व्यंग्यकार है। हास्य व्यंग्यकार है। सदाचार का ताबीज। साहित्य का प्रयोजन अस्मिता के लिए। साहित्य का प्रयोजन तो मेरे ख्याल से आलोचना है। हाँ, आलोचना होगी ये। और ये दोनों निबंध हैं। और ये है विद्या विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र की है। तो साहित्य का प्रयोजन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आलोचना है। और ये विद्यानिवास मिश्र की है। और ये दोनों निबंध है, तुम चंदन हम पानी और अस्मिता के लिए। और इनका एक निबंध और बड़ा अच्छा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। बहुत सुंदर है, पढ़ा है मैंने। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। बहुत सारे निबंध लिखे हैं इन लोगों ने। निबंधकार हैं ये विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। राम वनवास के आधार लेकर के ये निबंध लिखा गया। हिंदी में गद्य काव्य का जन्म गीतांजलि का आधार, गीतांजलि से ही गद्य काव्य का प्रारंभ हुआ है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है साधना, राम राय कृष्ण दास है ये। मित्रों मरजानी किसकी रचना है? मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का उपन्यास है। मित्रों मरजानी। प्रसाद की उर्वशी किस प्रकार की रचना है? चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब होता है गद्य पद्य मिश्रित रचना। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करुणालय जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, पर ये गीति नाट्य है। और इनके तो और भी नाटक हैं, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। बहुत सारे नाटक हैं, ऐतिहासिक नाटक ही लिखे हैं इन्होंने। स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ। ऐसे बहुत सारे नाटक हैं इनके, बहुत ज्यादा नाम मुझे याद भी नहीं आ रहे इसमें। छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव की भूमिका को कहा गया। प्रयोगवाद का नाम नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को क्या कहा? राहों का अन्वेषी। तार सप्तक कितने भागों प्रकाशित है? 4 भागों में। देखिए, इसके पहला भाग इसका 1943 में प्रकाशित हुआ। सात कवियों का
कवियों को शामिल किया गया। अब इसमें यहाँ हम सारे कवियों के नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने नोट्स में दे दिए हैं, आप YouTube पर देख सकते हैं, वहां पर सारे नाम आपको मिलेंगे। यहाँ हम सिर्फ इतना बता दें। और अज्ञेय स्वयं इन 7 कवियों वाले पहले वाले भाग में जो पहला तार सप्तक था उसमें अज्ञेय स्वयं भी शामिल थे। इसके बाद दूसरा भाग 8 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ 1951 में। अज्ञेय केवल पहले तार सप्तक में थे, जिसको केवल तार सप्तक के नाम से जाना जाता है, और तार सप्तक के संकलन के साथ ही तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ। तो दूसरा 51 में हुआ, इसमें भी 7 कवि हैं, लेकिन जो पहले में है वो दूसरे में नहीं है। अज्ञेय किसी में नहीं है, अज्ञेय केवल पहले में है। तीसरा भाग इसका 1959 में प्रकाशित हुआ, इसमें भी 7 कवि हैं और अज्ञेय इसमें भी नहीं है। चौथा भाग लगभग 20 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ, इसमें भी 7 कवि हैं, अज्ञेय इसमें भी नहीं है, लेकिन चारों, यहां ध्यान रखिए, चारों सप्तकों का संपादन एवं प्रकाशन अज्ञेय ने ही किया है। और इसका प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ, जो आज प्रयाग के नाम से जाना जाता है। हाँ, यहाँ इतना बता दे, पहले 7 जो कवि हैं पहले भाग में, वहां 7 पुरुष कवि हैं। दूसरे में एक महिला है, ये इनकी विशेषताएं हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तीसरे में भी एक महिला है और चौथे में भी महिला है, और जिसका नाम हमें अच्छे से याद है, सुमन राजे। इसमें भी चौथे में भी एक महिला है, सुमन राजे, बाकी अभी नाम याद नहीं है। पूरा बढ़िया पेज। मोहनजोदड़ो पर आधारित मुर्दों का टीला रांगेय राघव का उपन्यास है। रांगेय राघव महाभारत की कथा से संबंधित रचना नहीं है। देखिए, अंधा युग में महाभारत की कथा है, द्वापर में भी महाभारत की कथा है, कुरुक्षेत्र में भी, कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना है, उसमें भी महाभारत का आधार लिया गया। संशय की एक रात नहीं है, क्योंकि ये सीता का परित्याग, जब सीता जी गर्भवती थी और अयोध्या छोड़कर चली गई थी, उस रात का इसमें चित्रण है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। द्वापर मैथिली सेनगुप्त की है। ये धर्मवीर भारती का, ये भी अंधा युग भी गीतिनाट्य ही है। द्वापर एक खंड काव्य है।
कुरुक्षेत्र भी खंड काव्य है और ये दिनकर की रचना है। संशय की एक रात केवल कविता है, लेकिन किसकी रचना है अभी इस समय दिमाग में नहीं है, बता देंगे आपको। पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास चंद हसीनों के खतूत, बेचन शर्मा उग्र का है ये चंद हसीनों के खतूत। देखो बाकी अभी हम पढ़ चुके हैं। दिल्ली का दलाल अभी पढ़ा था ना, दिल्ली का दलाल अपन ने अभी पढ़ा था ना उपन्यास। बेचन शर्मा उग्र का है ना, इन्हीं का है ये। कायाकल्प अपन ने पढ़ा है प्रेमचंद का। और मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणुका नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। नाटक किस प्रकार की विधा है? नाटक एक शास्त्रीय आलोचना है और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। नाटक नाम से है, वो नाटक नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। व्याकरण परंपरा का आदि ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण कल के चैप्टर में बता चुके थे। दामोदर दास का व्याकरण परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम आदर्श व्याकरण कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण। गिलक्राइस्ट किस लिपि के समर्थक थे? रोमन। गिलक्राइस्ट रोमन के थे, अंग्रेजों के थे और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करते थे। हिंदी और उर्दू का जब झगड़ा चल रहा था आधुनिक काल में, तो उस समय गिलक्राइस्ट ने रोमन का प्रचार करके फायदा उठाया, क्योंकि दो के झगड़ा होता है तो तीसरा हमेशा फायदा उठाता है, इस बात का ध्यान रखें। नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। पेपरवेट कहानी गिरिराज किशोर। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष, ये दलित साहित्य पर लिखी हुई रचना है। हरी बिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है और ये नारी की स्वतंत्रता पर आधारित। इन्होंने इसमें क्या है कि नारी को अपनी पहचान बनाना, अपनी स्वतंत्रता में रहना, नारी की खुद भावनाएं हैं, हर चीज दूसरों के मन से करना। कौन सी बिंदी लगाएंगे, इसी बिंदी को लेकर के इस कपड़े पर कौन सी साड़ी पर कौन सी बिंदी अच्छी लगेगी, ये सारी चीजें दूसरों हिसाब से करने में उसे घुटन होती है। इस कहानी के द्वारा उन्होंने दिखाया कि वो स्वतंत्र होनी चाहिए, वो उसे जो अच्छा लगे वो पहने, उसे जो अच्छा लगे वो करे, वो अपने मन से उठे। हाँ, मर्यादा में रहे, मर्यादा ना लांघे, मर्यादा में रहते हुए कम से कम उसे श्रृंगार करने का, खाने पीने का, घूमने फिरने का, आने जाने का, इतनी स्वतंत्रता तो उसमें होनी ही चाहिए। यही इस कहानी में दिखाया गया है। इस कहानी की नायिका जो है वो पति के रोक टोक से घुटन में होती है, उतने बजे उठो, इतने बजे करो, ये काम करो, जल्दी नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ। कभी उसका मन नहीं करता उठने का तो भी उठना पड़ता है। तो इस तरह से वो थोड़ी सी अकेली होती है, जब बाहर जाता है तो वो अपने मन से जा रही है, बाजार जा रही है, घूम रही है, दोस्तों के साथ घूम रही है, अनजानों से भी बातें कर रही है। हाँ, मर्यादा में रहती है, कोई गलत काम नहीं करती, लेकिन हाँ, उसे नीले कपड़े पर हरी बिंदी लगानी है, सफेद कपड़े पहनने हैं, जो पहनना है वो आराम से मर्जी से खुशी से जीती है, आनंद का अनुभव करती है। तो इस तरह से इस कहानी के माध्यम से लिखा है कि कम से कम औरत को इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए कि वो अपने मन से खुल करके हंस सके, खुल करके जी सके।
ये इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। गिला कहानी प्रेमचंद की है, ये इनके मानसरोवर भाग 1 में है। भाग 1 में है ये। कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है, ये अज्ञेय की कथन है। संशय की एक रात सीता परित्याग की कहानी से संबंधित है। देखिए, देखिए कितने प्रश्न हमने पढ़े अभी, अपने संशय की एक रात पर पढ़ा था ना। अभी इसके पहले प्रश्न आया था कि कौन सी रचना महाभारत की कथा से संबंधित नहीं है। तो संशय की एक रात रचना, वहां अपने खंडकाव्य देखे थे ना, कुरुक्षेत्र भी खंडकाव्य था, है ना, द्वापर भी खंडकाव्य था, धर्मयुद्ध सॉरी अंधा युग धर्मवीर भारती का वो एक नीति गीत नाट्य, संशय की रात भी एक खंडकाव्य ही है, जिसमें सीता के परित्याग की कथा है। जब राम रावण को मार करके अयोध्या आ जाते हैं और वहां राम राज्य स्थापित करते हैं, उनका राज तिलक होता है, राजा बन जाते हैं, लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि प्रजा उनके शासन से खुश नहीं है। सीता रावण के पास रहकर आई हैं। इस बात को लेकर के अयोध्या की प्रजा में काफी गर्मजोशी चल रही है, काफी कानाफूसी चल रही है, और इस तरह से कई चीजें वो सुनते हैं। फिर एक वहां कथा होती है, धोबी को सुनते हैं जो अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करता, घर में नहीं आने देता कि तुम मायके से आई थी तो रात्रि में कहीं बिता कर आई हो, इसलिए तुम्हारा आने का अधिकार नहीं है। इस तरह की बातें उठती हैं। तो वो ऐसे कहते हैं कि मैं सीता, मैं राम नहीं हूँ, मेरा वो राजा है, कुछ भी कर सकते, मैं राम नहीं हूँ, कि जो सीता दूसरे के घर रह के आई फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, महारानी बना लिया, वो तो महारानी बनने योग्य नहीं। इस तरह की तरह तरह की बातें जब अयोध्या में उठती हैं तो राम स्वयं वेश बदल कर जाते हैं और देखते हैं तो लोगों की विचारधारा को बड़ा दुख होता है। और सीता जी अपने पति की मन की बात को समझ जाती हैं। उन्हें इस द्वंद्व से, इस अंतर्द्वंद से छुटकारा दिलाने के लिए वे स्वयं ही निर्णय लेती हैं कि मुझे यहाँ राजमहल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से इस राज परिवार को, इस राजवंश को, इस कुल को कलंक लग रहा है। तो आप इस कुल को संभालिए, इस राजकाज को संभालिए, इसे आपकी जरूरत है, आप जैसे राजा की जरूरत है, मैं स्वयं चली जाऊंगी। जबकि उस समय सीता गर्भवती होती हैं। तो उस समय सीता रात में ही लक्ष्मण जी के साथ चली जाती हैं और जंगल में कहती है मैं छोड़ के चली। फिर वहां वाल्मीकि क्या रहती हैं, वहीं लव कुश होते हैं। सारी कथा आपने पढ़ रखी है, जानते हैं आप, राम की कथा हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर संशय की एक रात में, मतलब उसी इस पूरे खंड काव्य में उसी रात का वर्णन है कि सीता कहाँ गई, कैसे गई और राम के ऊपर क्या बीती। इस कहानी, इस खंड काव्य में, इस कविता में केवल राम के मन का जो अंतर्द्वंद है, इतना संशय की, मतलब सब कुछ अचानक से हो गया, कुछ कहना नहीं पड़ा, कैसा जीवन हो गया। क्योंकि राम भी, सीता ही केवल वन में नहीं रही थी, राम ने भी महल में रहकर भी वनवासी जीवन व्यतीत किया था। वो दिन भर तो राजसी वस्त्रों में राज्य कार्य करते थे, लेकिन घर आने के बाद वो वलकल वस्त्र पहनते थे, वनवासी वेश में रहते थे और कंदमूल फल खाते थे, जमीन में सोते थे, बिल्कुल जैसे कि उन्होंने वनवास 14 साल का वनवास काटा था। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई राम को दोष दे कि राम ने सीता को क्यों निकाला, राम ने सीता को नहीं निकाला, वो स्वयं ही अपना निर्णय लेकर के गई थी। तो इस तरह की ये कथा है। और ये हमने कहा था कि आज हमारी ये सीता परित्याग जो है नरेश मेहता का खंडकाव्य है। हिंदी की शोक रचना,
सरोज स्मृति। निराला की एक लंबी कविता है, शोक कविता, हिंदी की सबसे लंबी शोक कविता है ये। और उनकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी थी, उसी की याद में यह कविता लिखी हुई। सरोज उनकी पुत्री का नाम था। यहाँ हम समझ लें, निराला जी बहुत ही अलग विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने हर चीज को मुक्त किया है, समाज को बंधनों से मुक्त किया है। और यहाँ तक कि छंद, कविताएं छंद में लिखी जाती थी। आधुनिक काल में भी कामायनी, साकेत, कुरुक्षेत्र, सारी कविताएं छंद में लिखी हुई हैं। लेकिन निराला जी ने आकर के कविता को भी छंद मुक्त किया, ये निराला जी को श्रेय जाता है। तो उन्हें किसी भी प्रकार का जीवन में बंधन या ढकोसले या आडंबर ये उन्हें पसंद नहीं था। उनका विवाह हुआ, उनकी पुत्री हुई, बहुत छोटी सी पुत्री थी, पर उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तो पुत्री अपनी ननिहाल में बड़ी हुई, वहीं पली, नानी के, मामी के पास वहीं रही, वहीं पड़ी। और जब विवाह योग हो गई तो उस बच्ची की नानी ने इनको बुलाया, निराला जी को, और कहा कि अपनी पुत्री का विवाह योग हो गया, उसके लिए कोई वर देखो। बहुत वर देखे गए, पंडित थे ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो बहुत देखे गए, पर उन्हें पसंद नहीं आए। कोई दहेज मांगता, कोई कुछ, कोई किसी की कोई मांग होती, और इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उन्होंने अपने ही साथ के एक हिंदी प्रेमी, कोई छोटे मोटे कवि जो हिंदी की साधना करने वाले थे, उसके साथ ही अपनी पुत्री का विवाह रचा, अपने विवाह तय किया। क्योंकि वो किसी प्रकार, वो इन्हीं की तरह विचारों का था, सारे बंधनों से मुक्त, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बहुत शालीन और बहुत शांत स्वभाव का। उसके साथ विवाह किया। विवाह के समय भी काफी वर्णन इन्होंने सरोज स्मृति में किया है कि वो अपनी माँ के समान लग रही है, बहुत मतलब इस तरह से। फिर वो ससुराल जाती है और पहली बारी आती है, बीमार हो जाती है, उसको क्या दिक्कत होती है, फिर वो ननिहाल चली जाती है, और ननिहाल में ही ऐसे बीमार पड़ती है कि वहीं नानी की गोद में ही उसका अंतिम समय निकलता है, वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतना दुख है जीवन में निराला जी के कि उस दुख को चलते वो कहते हैं कि इस कविता के द्वारा मैं अपनी पुत्री को तुम्हें अपना तर्पण करता हूँ। एक श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने इस कविता को लिखा। बहुत लंबी कविता है ये, पर जब ये कविता पढ़ते हैं तो निश्चित आंसू छलकते हैं। और बहुत ही दर्द, जिसको कहते हैं दुखांत कविता है ये। जीवन का सारा दर्द उन्होंने अपनी इस कविता में निकाल कर रखा है। तो बहुत अच्छी है, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, मौका मिले तो पढ़ाएंगे आपको भी कभी। चलिए आगे हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आज के प्रश्नोत्तरी का, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, धर्मवीर भारती की पंक्तियां हैं ये। इस तरह से हमारी ये प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। आज की हिंदी साहित्य के इन प्रश्नों को, 100 प्रश्नों को हमने 2 भाग में पढ़ाया। एक भाग में 1 से 50 प्रश्न थे, और आज के भाग में 51 से 100 प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। आप तैयारी करिए। हालांकि हिंदी साहित्य में इतने प्रश्नों से काम नहीं चलेगा, और भी आजकल की इतनी नई नई रचनाएं आ रही हैं जो अभी तक हमने ना सुनी है ना देखी हैं। उन्हें भी हम खोज करके और भी प्रश्न आपके सामने लाएंगे और भी तैयार करेंगे। इस तरह से आपको नए नए प्रश्न भी मिलते रहेंगे और आपको कोर्स भी पढ़ने को मिलेगा। अब तो वापस अपने वैकेंसी भी आ गई है, और ये सारी चीजें केवल ऐसा नहीं कि हम एक जगह के लिए, एक स्टेट के लिए, ये जो भी स्टेट जहाँ भी शिक्षक से संबंधित परीक्षाएं आ रही हैं उन सब में ये टॉपिक, ये प्रश्न काम आएंगे। तो इस तरह से लगातार आप हमारे चैनल से, आरोहण चैनल से जुड़े रहिए और आप पढ़ते रहिए। आपको हर रोज नए नए टॉपिक, नए नए वीडियो आपको मिलेंगे, नई क्लास मिलेगी। तो इस तरह से हमने अब तक
अपनी इस चैनल से जो कक्षाएं दी हैं उसमें काव्य शास्त्र के लगभग सारे प्रकरण आए हैं, जैसे शब्द शुद्धि, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीतियां, छंद, रस, अलंकार, उनसे संबंधित प्रश्न। और उसके बाद हमने हिंदी साहित्य का इतिहास आपके सामने आज प्रश्न पढ़े ही हैं, इसका प्रकरण भी पूरा पढ़ा चुके हैं। भाषा विज्ञान से संबंधित हिंदी की बोलियां, भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी देवनागरी लिपि और राजभाषा आयोग से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य भी हमने कक्षा में पढ़े। बहुत जल्द आपको भाषा से संबंधित, भाषा विज्ञान या राजभाषा से संबंधित प्रश्न उत्तर भी आपके सामने आएंगे, आपको पढ़ने को मिलेंगे। बहुत जल्द हम कक्षा लेंगे। अगली कक्षा में हो सकता है कि अगली क्लास में ही आपको भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न मिल जाएं। और शिक्षण विधियां भी चल रही हैं, उन्हें भी आप पढ़िए। लगातार हमारी क्लास से, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे फिर भेंट होगी। नमस्ते।